नमस्कार भैया। विद्या भारती की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 11 जीव विज्ञान का पाठ 2 जीव जगत का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं पिछले पाठ में हमने पढ़ा कि जैव विविधता किसे कहते हैं। तो पृथ्वी पर जीव पर पाए जाने वाले जीवों की जातियों की संख्या को हम जैव विविधता कहते हैं और पृथ्वी पर लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन जीव जंतु पाए जाते हैं। और जब से सभ्यता पृथ्वी पर जीवन आरंभ हुआ है तब से ही सजीवों के प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए गए। प्राचीन समय में जीवों का जो वर्गीकरण किया गया था वो खाद्य पदार्थों के आधार पर अखाद्य पदार्थों जो खाने योग्य उनको अलग वर्गीकरण किया गया, नहीं खाने योग्य अलग किया गया, हानिकारक को अलग किया गया, लाभदायक जीवों को अलग किया गया। सबसे पहले वर्गीकरण इस आधार पर किए गए। इस कड़ी में फिर वर्गीकरण के अंदर सबसे पहला जो प्रयास आता है वो सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु ने। अरस्तु ने जो बाह्य आकार की संरचना के आधार पर और रक्त कणिकाओं के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया, जिसमें इन्होंने जीव जंतुओं को 2 भागों में बांटा, बाह्य आकार के आधार पर पौधों और जंतुओं में। पौधों के अंतर्गत जितनी भी शाख जो घासीय पौधे होते हैं, छोटी झाड़ियाँ होती हैं या बड़े वृक्ष होते हैं, पौधों को तो उनमें बांट दिया। और जंतुओं को लाल रक्त कणिकाओं और के पाए जाने के आधार पर और नहीं पाए जाने के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। जैसे पहला था लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाए जाने वाले जंतु हैं, उनको उन्होंने नाम दिया एनीमा। वे जंतु जिनमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती है, रक्त का रंग लाल नहीं होता है, उन्हें एनीमा नाम दिया, जिसके अंतर्गत स्पंज, कीट, तारा मछली ये इस श्रेणी में रखे गए। दूसरा उन्होंने वर्ग बनाया जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त पाए जाने वाले जंतु होते हैं, उनको उन्होंने इनेमा नाम दिया। क्या नाम दिया? इनेमा। ये एनेमा है, ये इनेमा है। तो लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाले जंतु के अंतर्गत गाय, मनुष्य, छिपकली, बतख जो भी जंतु हैं जिनमें रक्त का रंग लाल होता है उन्हें एनेमा श्रेणी में रखा। इस एनेमा श्रेणी को उन्होंने 2 भागों में बांटा, एक जरायुजी, एक अंडयुजी। जरायुजी वे होते हैं जो शिशु को जन्म देने वाले होते हैं, बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं, गाय है, व्हेल मछली है, मनुष्य है आदि है। और दूसरे जो अंडयुजी जो जंतु है, जो अंडे देने वाले जंतु है, जैसे सांप, छिपकली, बतख, कबूतर, ये सारे जंतुओं को उन्होंने अंडयुजी में रखा। तो ये तो था अरस्तु का वर्गीकरण, जो काफ़ी सरल प्रकार का था, मान्य नहीं हुआ। फिर इसके बाद में दूसरा एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने द्विजगत प्रणाली पद्धति व्यक्त की, द्विजगत वर्गीकरण पद्धति बताई, जिसमें उन्होंने जीवों को 2 जगत में विभाजित किया, एक प्लांटी जगत और दूसरा एनिमेलिया। प्लांटी जगत में उन्होंने हरे पौधे, कवक, जीवाणु, मांस, लाइकेन, जितने भी प्रकार के सरल जीव या जिनमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है या उनके अलावा भी कुछ जीव जंतु जैसे कवक, जीवाणु को इसमें ही रख दिया। और दूसरा वर्ग उन्होंने जगत बनाया, उन्होंने जंतु जगत, जिसमें सभी जंतु चाहे वो अमीबा एक कोशिकीय हो, अमीबा पैरामीशियम, सभी जंतुओं को इसमें रख दिया, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे वो बहुकोशिकीय हो। तो जितने भी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जितने भी जीव थे उनको जंतु जगत में एक ही जगत बनाया, जंतु जगत, उसमें रखा गया। तो इनकी जो वर्गीकरण प्रणाली है वो भी प्रचलित नहीं हुई, क्योंकि इसने सभी जीवों को 2 ही भागों में, जगतों में विभाजित किया, प्लांटी और जंतु। इसके बाद में पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली आई। लेकिन पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली से पहले कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके संदर्भ में प्रयास किए, उनके पहले चर्चा करना जरूरी है। सब इस द्विजगत के बाद में एक वर्गीकरण प्रणाली आई जिसका नाम था त्रिजगत या 3 जगत वर्गीकरण प्रणाली। ये प्रणाली किसने दी? अर्नेस्ट हैक्ल ने 1866 में।
उन्होंने जीवों को 3 जगत में विभाजित किया, जंतु जगत, पादप जगत और प्रोटिस्टा। इन्होंने जो द्विजगत कैरोलस नीलियस निधि उसने जंतु और पादप में बांटा। इन्होंने एक तीसरा जगत बनाया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। तो जंतु जगत और पादप जगत, जंतु जगत तो वो जंतु है जो बहुकोशिकीय या एकोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीव आते हैं, इसमें रखा। पादपों में हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो आगे जो द्विजगत की तरह ही था। लेकिन उन्होंने एक तीसरा जगत बनाया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में उन्होंने उन जीवों को रखा जिनमें उत्तक विभेदन नहीं पाया जाता, जिनमें कोशिकीय शरीर होता है, उत्तकों का विभेदन नहीं होता, कार्य करने के लिए उत्तकों का विभाजन नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत उन्होंने शैवाल को प्रोटिस्टा वर्ग में रखा, कवक को प्रोटिस्टा वर्ग में रखा, प्रोटोजोआ जो एक कोशिकीय जीव जितने भी हैं उनको भी उन्होंने प्रोटिस्टा वर्ग में रखा। तो इसका ध्यान रखना कि जो त्रिजगत वर्गीकरण प्रणाली है वो किसने दी? अर्नेस्ट हैक्कल ने 1866 में। इन्होंने 3 जगत बनाए, जंतु, पादप और प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में उन्होंने उन जीवों को रखा जिनमें उत्तक विभेदन नहीं पाया जाता, केवल कोशिकीय शरीर होता है, कोशिकाएं विभिन्न कार्य करती हैं, उत्तकों का विभेदन नहीं पाया जाता। तो इसमें शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ आते हैं। फिर एक 4 जगत वर्गीकरण प्रणाली आई जिसको कोपलैंड ने 1956 में दिया। किसने दिया? कोपलैंड ने 1956 में। तो जीवों के वर्गीकरण के लिए 4 जगत इन्होंने बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। इन्होंने प्रोटिस्टा के अलावा एक मोनेरा जगत बनाया जिसमें एक कोशिकीय जीवों को रखा गया। जो सबसे सरल प्रकार के जीव होते हैं उनको उन्होंने मोनेरा वर्ग में रखा। फिर प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। तो इन्होंने 3 के 4 जगत बनाए। इन्होंने हैक्कल ने 3 जगत बनाए, फिर कोपलैंड ने उन्हें 4 जगतों में विभाजित कर दिया। जो पहले प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय जीव थे उनको उन्होंने, जैसे प्रोटोजोआ जितने भी जीव थे उनको उन्होंने एक अलग नाम दे दिया, मोनेरा जगत, उसमें रखा। तो इस प्रकार से वर्गीकरण के प्रयास चलते रहे और इसके पश्चात एक 5 जगत वर्गीकरण पद्धति आई जिसका हम आज के समय में सबसे ज़्यादा अध्ययन किया जाता है। इसी का हम अध्ययन पढ़ते हैं, इसी को सबसे ज़्यादा मान्यता मिली। तो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने दी? सन 1969 में R.V. टेकर ने दी। किसने दी? R.V. टेकर ने। इन्होंने जीव जगत को 5 भागों में विभाजित किया। जीव जगत को उन्होंने 5 जगतों में विभाजित किया। 5 जगत कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई जिसे हम कवक बोलते हैं, प्लांटी और एनिमेलिया। तो 5 जगत वर्गीकरण के जो प्रमुख आधारी लक्षण थे जिसके आधार पर इन जीवों को 5 जगत में विभाजित किया वो प्रमुख थे। सबसे पहला था कोशिका की जटिलता, कि कोशिका किस प्रकार की है। कि कोशिका है वो केंद्रक कला की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर उन्होंने कोशिका को 2 भागों में विभाजित किया, एक यूकैरियोटिक और दूसरा प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक वे होते हैं जिनमें केंद्रक कला कोशिकांग है वो सुविकसित होते हैं। प्रोकैरियोटिक वे होते हैं जिनमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, सुस्पष्ट कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, वो होते हैं यूकैरियोटिक। दूसरा इनका जो आधार था जीवों की जटिलता। तो जीवों की जटिलता की दृष्टि से जीव कोशिका की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय। तो जीवों की जटिलता के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय एक बहुकोशिकीय। वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है वो सभी कार्य एक कोशिका के माध्यम से करते हैं, वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। और बहुकोशिकीय जीव जिनमें शरीर बहुकोशिकीय होता है, जिनमें कोशिकाओं का विभाजन होता है, कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं। कोशिकाएं उत्तक बनाती हैं, कुछ में अंग बनाती है, उत्तक तंत्र बनाती हैं। और तीसरा था पोषण विधि। पोषण विधि के आधार पर जीवों को 2 भागों में विभाजित किया गया, स्वपोषी, परपोषी। ठीक है, परपोषी में भी जंतु संपोषण, मृतोपजीवी। तो इस प्रकार से जीवों का वर्गीकरण का जो आधारी लक्षण थे वो इसके प्रमुख 3 थे, याद रखना। एक तो पहला है कोशिका की जटिलता, दूसरा जीवों की जटिलता और तीसरा पोषण विधि। इसी के आधार पर उन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया। तो इन्होंने जब वर्गीकरण प्रणाली विकसित की तो उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले जैसे ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, जब उन्होंने जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया ये हम सीखते हैं। कि जैसे उन्होंने सबसे पहले जीवों को सबसे पहले उन्होंने ये देखा
कि कोशिका की जटिलता किस प्रकार की है, यानी कोशिका जीव है वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। तो जब इन्होंने इसके आधार पर जैसे सबसे पहला आधार ये लिया, तो कुछ जंतु थे वो यूकैरियोटिक थे, कुछ जंतु प्रोकैरियोटिक थे। तो उन्होंने क्या किया, मोनेरा वर्ग में वे जंतु आते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीव होते हैं, जिनमें केंद्रक कला सुविकसित नहीं होती है। उनमें जो केंद्रक होते हैं जैसे ये डीएनए है, तो डीएनए है वो कोशिका के अंदर बिखरा हुआ पाया जाता है। ये प्लाज्मिड है, ठीक है, ये गोलाकार जो डीएनए होते हैं उनको प्लाज्मिड बोलते हैं। ये मिसोसोम है। तो इस प्रकार की, और इसमें जो कोशिकांग नहीं पाए जाते जैसे गोल्जी का माइटोकॉन्ड्रिया, वो जो कोशिकांग सुविकसित कोशिकांग है वो इसमें नहीं पाए जाते। तो उस प्रकार की कोशिका को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो इस प्रकार की कोशिका जिन जीवों में थी उनको मोनेरा वर्ग में रख दिया। प्रोटिस्टा वर्ग, कवक, पादप जंतु, ये चारों यूकैरियोटिक जीव होते हैं। तो अगर हम केवल कोशिका की जटिलता के आधार पर करें तो एक मोनेरा बनेगा, ये चारों जीव एक ही जगत में आएंगे, एक ही वर्ग बनेगा इनका। लेकिन फिर उन्होंने इनको आगे विभाजित किया। दूसरा क्या बिंदु था, जीवों की जटिलता, जिसमें जीवों की कोशिका के आधार पर कि जीव एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है, उसके आधार पर इन्होंने जीवों को विभाजित किया। तो फिर मोनेरा वर्ग का तो हो गया कि जिन जीवों का शरीर प्रोकैरियोटिक होता है वो मोनेरा वर्ग में आ गए। अब प्रोटिस्टा वर्ग में वो जीव आ गए जो जिनका शरीर क्या होता है, एक कोशिकीय होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे इसमें आ गए प्रोटिस्टा वर्ग में, जिन जीवों का शरीर एक कोशिका का बना होता है। तो उसमें तो प्रोटिस्टा वर्ग में यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को रखा गया। फिर अब बाकी जीव ये तीनों बहुकोशिकीय हैं, तो क्या इन तीनों जीवों को एक वर्ग में थोड़ी रखेंगे। तो फिर इनके आगे तीसरी एक विधि आई, पोषण विधि। पोषण विधि के आधार पर इनका विभाजन किया गया। अब पोषण विधि के आधार पर जो कवक होते हैं वो परपोषी होते हैं, पादप होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वो स्वपोषी होते हैं, जंतु होते हैं वो परपोषी होते हैं। तो इस प्रकार से पादपों में तो वे जीव आ गए जिनमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, जिनमें हरितलवक पाया जाता है, वो सारे इसमें आ गए। तो मोनेरा का वर्गीकरण हो गया, प्रोटिस्टा का हो गया, पादप जगत का हो गया। अब ये जो कवक हैं वो भी परपोषी हैं और जंतु हैं वो भी क्या है, परपोषी हैं। तो इनका वर्गीकरण आगे, इनको अलग अलग वर्गों में रखने के लिए इनका वर्गीकरण का आधार क्या था कि जो परपोषी होते हैं इनका जो पोषण का तरीका है, चौथा क्या हो गया, पोषण का तरीका, कि इनका तरीका अलग है। ये परपोषी है, ये भी परपोषी है, लेकिन ये भोजन का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। तो भोजन के तरीके आधार, एक तो जो भोजन का पाचन शरीर से बाहर करके फिर उसका क्या करते हैं, आवश्यक पदार्थों का शरीर में अवशोषण करते हैं। तो ये परपोषी प्रकार के जीव है, लेकिन ये भोजन का अवशोषण करते हैं, ये भोजन को ठोस पदार्थ के रूप में ग्रहण नहीं करते। मतलब एक जंतु संपोषण होता है, एक मृतोपजीवी, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये पहले क्या करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं, एंजाइम का स्त्रावण करते हैं, उनका शरीर से बाहर पहले भोजन का पाचन होता है या सरलीकरण होता है, उसके बाद में से उसमें आवश्यक पदार्थों का अवशोषण होते हैं। तो ये भोजन का जो इनके ग्रहण करने की विधि है वो भोजन का अवशोषण है। और दूसरे जो ये जंतु में आते हैं वो सारे परपोषी इस प्रकार के होते हैं, वो जंतु को आहार के रूप में शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं और अंदर ग्रहण करने के पश्चात में पहले अंतर ग्रहण करते हैं, फिर अंदर पोषण उनका पाचन होता है। तो इस प्रकार से 5 जगतों का वर्गीकरण किया गया। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि सबसे पहले हमने क्या बिंदु लिया, कोशिका की जटिलता। तो कोशिका की जटिलता के आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक में कौन से आ गए, मोनेरा जीव आ गए। फिर यूकैरियोटिक है तो यूकैरियोटिक में सारे होते हैं, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, ये सारे यूकैरियोटिक होते हैं। तो यूकैरियोटिक में के बाद में हमने दूसरा जो बिंदु लिया जीवों की जटिलता। तो यूकैरियोटिक जीवों में जो शारीरिक संगठन है, उनका जीवों की जटिलता है, उनका शारीरिक संगठन है कोशिकीय प्रकार के आधार पर। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय जीव में आ गए प्रोटिस्टा, बहुकोशिकीय, ये तीनों हैं। तो इन तीनों को बहुकोशिकीय रखा। अगली विधि क्या आ गई, पोषण विधि। तो पोषण विधि में एक स्वपोषी होते हैं, एक परपोषी होते हैं। स्वपोषी में कौन आ गए, पादप जगत आ गए। तो पादप जगत का वर्गीकरण हो गया
प्रोटिस्टा का हो गया, प्रोकैरियोटिक का हो गया, इन तीनों का वर्गीकरण हो गया। अब कौन बच गए? कवक और जंतु। तो पोषण विधि के आधार पर फिर पोषण का प्रकार किस प्रकार का है, पोषण किस प्रकार से करते हैं, तो इनमें दो प्रकार के, जैसे परपोषी है तो परपोषी में पोषण विधि का जो तरीका है तो उसमें जो अवशोषण करते हैं भोजन का वो कवक में आ गए, और जो भोजन को अंतर ग्रहण करके अंदर पाचन करते हैं वो इसमें आ गए। तो इस प्रकार से जीवों को 5 जगत में वर्गीकरण किया गया इस क्रम के अनुसार, ताकि जीवों का क्या हो गया? वर्गीकरण हो गया। अब जीवों के वर्गीकरण के हम कुछ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, उनके लक्षणों में कुछ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि जो जीव होते हैं उनमें जो लक्षण पाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और उनमें क्या क्या विशेषताएं उपस्थित अनुपस्थित होती हैं। तो जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। लक्षण लिए हमने कोशिका का प्रकार, कोशिका भित्ति, उपस्थिति या अनुपस्थिति, केंद्रक झिल्ली, उपस्थित अनुपस्थित, कायिक संरचना, उनकी शारीरिक संरचना किस प्रकार की है, पोषण की विधि क्या है, प्रजनन किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहला है कोशिका का प्रकार। तो मोनेरा, अगर आपको ये याद है तो आप लक्षण लिख सकते हैं, 5 लक्षण है तो 6 लक्षण को आप आसानी से याद रख सकते हैं कि इनमें कोशिका का प्रकार किस प्रकार का होता है। मोनेरा में यूकेरियोटिक होता है, प्रोटिस्टा, फंजाई, कवक, प्लांटी, इनमें चारों में यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। फिर हम कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? इसमें जो सेल्यूलोज रहित एमिनो अम्ल की बनी रहती है, मतलब सेल्यूलोज नहीं पाया जाता इनकी कोशिका भित्ति में, सेल्यूलोज नहीं पाया जाता, अमीनो अम्ल की बनी होती है। और प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित होती है, ज़्यादातर में अनुपस्थित होती हैं। फंजाई जो होते हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, ऐसे नहीं पाई जाती है। प्लांटी में नहीं पाई जाती है, एनिमेलिया में प्लांटी में पाई जाती है। प्लांटी पौधों का प्रमुख लक्षण है कोशिका भित्ति पाया जाना। ये सेल्यूलोज काइटिन की बनी होती हैं, सेल्यूलोज की बनी होती हैं, जो एक प्रोटीन पदार्थ होता है, कठोर पदार्थ होता है। ये पौधों का एक प्रमुख लक्षण है कोशिका भित्ति पाया जाना। जंतु और पौधे में जब अंतर, कोशिका में अंतर करते हैं तो प्रमुख अंतर यही होता है। तो प्लांटी में उपस्थित होती है, फंजाई में भी उपस्थित होती है, क्योंकि ये एक प्रकार के पौधों में भी माने जाते हैं तो इनमें भी उपस्थित होती है, प्लांटी में भी उपस्थित होती है। एनिमेलिया में नहीं पाई जाती, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं उनमें नहीं पाई जाती। तो कोशिका भित्ति है मोनेरा में उपस्थित होती है, लेकिन वो सेल्यूलोज रहित, सेल्यूलोज नहीं पाया जाता, अमीनो अम्ल की बनी होती हैं। प्रोटिस्टा में कुछ जीवों में पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती। फंजाई में ये उपस्थित होती है, प्लांटी में भी उपस्थित होती है, लेकिन जंतुओं में अनुपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली मोनेरा जीवों में नहीं पाया जाता, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक जीव है तो इनमें अनुपस्थित होती है। प्रोटिस्टा में उपस्थित, फंजाई में उपस्थित, सब ये यूकेरियोटिक जीव है तो इनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी चारों में, इसमें नहीं होगी क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक जीव है। काय संरचना, इसकी जो शारीरिक संरचना होती है वो कोशिका, मतलब ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, इनके जो शरीर के सभी कार्य वो एक कोशिका द्वारा संपादित। प्रोटिस्टा है वो भी कोशिकीय प्रकार के होते हैं। फंजाई जीव है वो बहुकोशिकीय प्रकार के, जो अदृढ़ उत्तक मतलब कठोर उत्तक के नहीं बने होते हैं। प्लांटी है वो उत्तक, उनका जो कोशिका होती है वो कोशिकाएं उत्तक, उत्तक से अंग और अंग से अंग व उत्तक तंत्र में विभाजित होती है, मतलब उनमें कुछ कोशिकाएं समूह बना के उत्तक बनाती है, उत्तक से उत्तक तंत्र बनते हैं और उत्तक तंत्र से अंगों का निर्माण होता है, उत्तक तंत्र से अंग का निर्माण होता है। और एनिमेलिया में भी जो शरीर में जो शारीरिक संरचना होती है उनकी उत्तक, अंग व अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे अपने पाचन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है, वो अंग तंत्र होते हैं। ठीक है, तो अब 5वां है पोषण विधि। तो पोषण विधि में जो मोनेरा होते हैं, मोनेरा जगत में वो स्वयंपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। प्रोटिस्टा है वो स्वयंपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं, कुछ स्वयंपोषी होते हैं, कुछ परपोषी होते हैं। जिनमें हरितलवक होता है वो स्वयंपोषी होते हैं, जिनमें हरितलवक नहीं पाया जाता वो परपोषी होते हैं। फंजाई में ये परपोषी होते हैं सभी, ठीक है, लेकिन ये जो अपना भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं? अवशोषण द्वारा, जो हमने भी पीछे पढ़ा। प्लांटी होते हैं वो स्वयंपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एनिमेलिया होते हैं वो परपोषी होते हैं, जो ठोस पदार्थों को भोजन ग्रहण करके अंतर ग्रहण करके अंदर शरीर के पाचन करते हैं। प्रजनन विधि, इनमें निषेचन के लिए अंग नहीं होते, ये संयुग्मन द्वारा या अलैंगिक जनन करते हैं। इनमें ये
या तो युग्मक सलेन जो सरल प्रकार का लैंगिक जनन होता है जिसमें लैंगिक अंग नहीं पाए जाते, जनन के लिए अंग विकसित नहीं होते, या अलैंगिक प्रकार का जनन करते हैं। फंजाई में जो जनन होता है वो निषेचन प्रकार का होता है, इसके अलावा वो अलैंगिक जनन भी करते हैं। प्लांटी है वो निषेचन प्रकार का व कायिक प्रकार का जनन करते हैं, जो एक प्रकार के अलैंगिक जनन में आते हैं कायिक जनन। एनिमेलिया है वो निषेचन द्वारा जनन करते हैं जिनमें सुविकसित जनन तंत्र अंग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने वर्गीकरण के बारे में थोड़ा अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया इनके जीवों में पाए जाने वाले जो सभी प्रमुख लक्षणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक आप इस वीडियो में जो बताई गई बातें उनको नोट कीजिए, उनको याद कीजिए ताकि समय का सदुपयोग हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।